हेलो बच्चों, कैसे चल रही है पढ़ाई? मजे में आ रहा है? पढ़ने में मजा? तो चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं पेन किलर सीरीज का एपिसोड 4। तो इसमें भी काफी बढ़िया बढ़िया सा सम्स हम लोग लेके आए हैं और बिना समय को नष्ट किए हम लोग एक एक करके सम्स को सॉल्व करते हैं। ठीक है ना? पहला क्वेश्चन, अ बैग कंटेन्स n+1 कॉइन। एक बैग में n+1 कॉइन है और जिसमें से एक कॉइन ऐसा है जहां पर आपको दोनों ही हेड मिलेगा। एक कॉइन ऐसा है जिसमें दोनों तरफ हेड है और बाकी के सारे कॉइन फेयर है। ठीक है ना? तो सिर्फ ऐसा एक ही कॉइन है जो बैड है। एंड वन कॉइन इज सिलेक्टेड एट रैंडम एंड टॉस। इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड इज 7/12, देन हाउ मेनी कॉइन्स आर देयर और व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एन। इनका वैल्यू आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है ना? तो पहले ये समझ लेते हैं कि आपके पास n+1 कॉइन है जिसमें से ये एक कॉइन जो है बैड है और ये इन कॉइन जो है फेयर है। ठीक है? अब अगर आप कॉइन को टॉस करते हैं, ठीक है, एक बार सारे कॉइन को अगर आप टॉस कर देते हैं, उसमें से एक हेड आएगा। तो दो ही पॉसिबिलिटी है। अ बैग कंटेन्स n+1 कॉइन, इट इज नोन दैट वन ऑफ दिस कॉइन shows the head on both side। ठीक है ना? वन कॉइन इज सिलेक्टेड एट रैंडम एंड टॉस। अच्छा, ये n+1 में वन कॉइन में से आपको एक कॉइन निकालना है और उसके बाद टॉस करना है। तो पहला केस हो सकता है कि आपके पास जो कॉइन आया है वो फेयर कॉइन है। तो फेयर कॉइन आने का चांसेस कितना है? टोटल कॉइन है n+1, उसमें से फेयर कॉइन है n। अब ये आपका प्रोबेबिलिटी हो गया आपके हाथ में जो फेयर कॉइन आएगा उसको आप टॉस करेंगे और उससे हेड आएगा तो हाफ। क्लियर? नेक्स्ट, या फिर ऐसा केस होगा कि अगर आप n+1 कॉइन में से एक कॉइन निकालेंगे तो ये केस हो सकता है कि आपके पास वो बैड कॉइन आ जाए जिसमें दोनों तरफ हेड है। तो ऐसा कॉइन आपके पास सिर्फ वन ही है और वो दो हेड वाले कॉइन को दोनों साइड में जिसका हेड है उसको अगर आप टॉस करते हैं और उससे फिर हेड आता है तो उसका चांसेस 1 है। तो ये जो टोटल प्रोबेबिलिटी है इसी का वैल्यू दे दिया है लोग 7/12। ठीक है ना? और उसके बाद कुछ बचा नहीं है समझ में। आप सिंपली जो है इसको सॉल्व कर लीजिए। तो ये हो गया 2 टाइम्स ऑफ n+1 में एलसीएम और n+1 2 गया तो यहाँ पर n आ गया। यहाँ से आपको 1 मिल जाएगा। 7/12, दोनों तरफ से आप 6 और 12 को काटेंगे। 2 और 12 को 6 आया तो यहाँ से आ रहा है 7n+7 इज इक्वल टू 6n+6। ठीक है ना? ऐसा कुछ आ रहा है। एक बार मुझे चेक करना तो कैलकुलेशंस वगैरह ठीक है तो। अच्छा, n+1 से डिवाइड किए थे तो यहाँ पर एक 2 आएगा एलसीएम के ऊपर में 2, तो ये हो जाएगा 6 इंटू 2 12। तो 7n-6n, n बचा और 12 में से 7 चले गए तो 5। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस प्रॉब्लम। तो मेरे हिसाब से जो है करेक्ट ऑप्शंस 5 है। तो कैलकाटा इज द करेक्ट ऑप्शन। वन ऑफ द टू इवेंट मस्ट हैपन। वन ऑफ द टू इवेंट्स मस्ट हैपन। तो इसका मतलब क्या होता है कि एक जब होगा तो दूसरा नहीं हो सकता। इसका मतलब एक इवेंट और अनदर जो एक इवेंट है दोनों आपस में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है। मतलब एक साथ दोनों नहीं हो सकता, एक होगा तो दूसरा नहीं होगा। इसका मतलब यही है पहला लाइन का। गिवन दैट द चांस ऑफ वन इज 2/3 ऑफ द अदर। एक इवेंट होने का जो चांस है वो दूसरे इवेंट का होने का जो चांस है उसका 2/3 टाइम्स है। तो सेकेंड वाला जो इवेंट है उसका ऑड्स इन फेवर निकालना। तो एक काम करते हैं हम लोग, दो इवेंट मान लेते हैं, एक फर्स्ट इवेंट और एक है सेकेंड इवेंट। ठीक है? सेकेंड इवेंट, ये वाला इवेंट को हम लोग ए बोल दिया और ये वाले इवेंट को बी बोल दिया। इसका प्रोबेबिलिटी को पी पकड़ा है और इसका प्रोबेबिलिटी को क्यू। तो ये दोनों मिला के 1 होगा। ये पहला कंडीशंस। दूसरा कंडीशंस है पहले वाले होने का चांसेस दूसरा वाला इवेंट का होने का चांसेस का 2/3 है। 2/3 तो 2/3 ऑफ क्यू। क्लियर है? ये हो गया सेकेंड इक्वेशन। अब यहाँ से आप इसको सॉल्व करना होगा, ये दोनों को सॉल्व करना। पी का वैल्यू आपको पता है तो आप एक नंबर में पुट कर देंगे। 2/3 क्यू प्लस का क्यू इज इक्वल टू 1।
तो 3 + 2 5, 5³/3 इज इक्वल टू 1. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकेंड इवेंट विल बी नथिंग बट 3/5. ठीक है ना. तो अगर आप ऑड्स निकालना चाहते हैं, सेकेंड इवेंट का ऑड्स इन फेवर निकालना चाह रहे हैं, तो सेकेंड इवेंट होने का चांसेस, सेकेंड इवेंट होने का चांसेस इज टू सेकेंड इवेंट नहीं होने का चांसेस. ठीक है ना. तो सेकेंड इवेंट होने का चांसेस और सेकेंड इवेंट नहीं होने का चांसेस 3/5, और ये आ जाएगा 2/5. तो आप देख सकते हैं बच्चों, 3/2 इज द करेक्ट ऑप्शन. अगेन कैलकाटा इज द करेक्ट ऑप्शन. अच्छा, यहाँ पर क्या दिया कि 12 लोग हैं, इनको एक सर्कल में बैठाना है और दो पर्टिकुलर लोग एक साथ नहीं बैठ सकते. ठीक है ना. अच्छा, सम से ऐसा हम लोग सम जो है लीनियर में भी कर चुके हैं. ठीक है ना. तो चलिए, तो उससे पहले एक सर्कल को ड्रॉ कर लेते हैं. सबसे पहले एक सर्कल को ड्रॉ कर लेते हैं. ठीक है ना. एक सर्कल को ड्रॉ कर लो. अच्छा, सर्कल तो आ गया, बड़ा सा ड्रॉ कर लेते हैं. ठीक है ना. अब इस सर्कल में आपको 12 पर्सन है जिनको आपको बैठाना है. तो मैं कुछ ऐसा नाम दे देता हूँ. P1 पहला पर्सन, P2, P3, P4 like this, P5, P6, थोड़ा दूर दूर बैठाना चाहिए, P7, P8, P9, P10, P11 और P12. तो बच्चों, विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शंस अगर मैं इनको बैठाऊं, विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन, तो ये 12 लोगों को एक सर्कल में बैठाना है विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन. तो इसको मैं बैठा सकता हूँ 12-1 फैक्टोरियल के तरीके से. 12-1 फैक्टोरियल वेज में मैं ये 12 लोगों को सर्कल में बैठा सकता हूँ. n-1 का फॉर्मूला, n-1 फैक्टोरियल. अब ध्यान दे, मान लेते कि ये दो जन एक साथ नहीं बैठना चाहते. तो जो दो आदमी एक साथ नहीं बैठना चाहता है, आप उनको सबसे पहले अलग कर दे. ठीक है ना. उनको भगा दीजिए, उनको रखना ही नहीं है. क्या करना है, उनको भगा देना है, उनको रखना नहीं है. तो दो आदमी आपका कम हो गया, वो दोनों को भगा दिया हम लोग. अब बचे कितने आपके पास, टोटल 12 थे, दो चले गए, 10 बचे. ये 10 पर्सन को आप सर्कल में बैठाइए. तो कितने तरीके से बैठा बैठा सकते हैं आप, 10-1 वेज में बैठा दिए. अब आपके पास दो पर्सन बचे हैं ना, वो है P12 और एक बंदा है P1. अब ये दोनों को आप जो है स्ट्रिंग से बांध दीजिए, और ये जो 10 लोगों को आपने बैठाया है, इसके बीच का गैप को काउंट कीजिए, कितने सारे गैप प्रोड्यूस हो रहा है. ठीक है ना. तो इस गैप को मैं इससे लिख रहा हूँ और कुछ अलग कलर यूज करता हूँ. ठीक है ना. ये मान लीजिए पहला गैप. अच्छा, इसको सर्कल नहीं देके एक दूसरा नोटेशन देते. ठीक है ना. लाइक ऐसे कर देते, एक गैप, दो गैप, तीन गैप, चार गैप, 5, 6, 7, 8, 9, 10 गैप. ये 10 गैप में से आपको किसी एक गैप को चूज करना है. तो चूज करेंगे आप, 10 गैप में से एक गैप को चूज कर लिया. करने के बाद ये दोनों को वहां पर बैठा दे. अब ये दोनों बैठ के आपस में अपने पोजीशंस को, वो सीट में आपस में इधर उधर हो सकते हैं, तो वो 2 फैक्टोरियल वेज में हो जाएंगे. तो ये ऑप्शंस निकला कि इतने वे से ये दो जन एक साथ बैठ सकते हैं सर्कुलर टेबल में. और पूरा नंबर ऑफ केसेस से अगर आप इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ केसेस आ जाएगा. ठीक है ना. तो रिक्वायर्ड वेज, RW, required ways should be this one. तो 12-1 it will be 11 factorial, 10-1 9 factorial, 10C1 only 10, और यहाँ से 2 का फैक्टोरियल. तो आप इसको लिखेंगे, यहाँ पर क्या आ जा रहा है आपके पास, 11 फैक्टोरियल माइनस 10 का फैक्टोरियल इंटू 2. ठीक है ना. 2 फैक्टोरियल और 2 में तो कोई डिफरेंस है नहीं, तो इंटू 2 कर देते. ठीक है. अब इसको और एक स्टेप सिंप्लीफाई कर लेते हैं. 11 को मैं लिख सकता हूँ 10 इंटू 11, 11 इंटू 10 फैक्टोरियल माइनस 10 का फैक्टोरियल इंटू 2. 10 फैक्टोरियल कॉमन ले लीजिए, 11 - 2 9,
तो 10 फैक्टोरियल इंटू 9 ऐसा कुछ आंसर आना चाहिए। आंसर तो बच्चों आ गया, आगरा इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, if the sum of the coefficients in the expansion vanishes then find the value of a। तो सबसे पहले आपको पता है कि कुछ भी इस टाइप का एक्सप्रेशन होता है जहां आपको सम ऑफ द कोफिशिएंट चाहिए, तो आपको सिंपली क्या करना पड़ता है, पुट x इज इक्वल टू 1, x को 1 डालना पड़ता है। तो जैसे आप x को 1 डाल देंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, a का स्क्वायर माइनस 2a प्लस 1, और ये मुझे दिख रहा है a माइनस बी का होल स्क्वायर है, a माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू 51, तो ये 102। अब इसको आपको जीरो बनाना, सिंपली a को 1 डालना होगा। तो आप ऑप्शन चेक कर सकते हैं, बॉम्बे इज द करेक्ट ऑप्शन। बॉम्बे इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए, एक मैट्रिक्स दे दिया है और उसके करस्पॉन्डिंग में आपको एक ए ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट निकालना है और एक ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट निकाल के दोनों का प्रोडक्ट ले लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप डायरेक्टली जो है एक काम कर सकते हैं, सबसे पहले आप डेट ऑफ ए को कैलकुलेट कर ले, ये कितना हो रहा है, ये 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स होता है, और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज नथिंग बट सेक स्क्वायर एक्स। आपको पता है कि सेक एक्स का जो वैल्यू होता है वो -1 +1 के बाहर होता है, और यहाँ पर स्क्वायर होने की वजह से ये हमेशा 1 से ग्रेटर होगा, तो ये वैल्यू कैसा आएगा, हमेशा 1 से ग्रेटर, कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव वैल्यू 1 से ग्रेटर होगा, ठीक है। यहाँ पर प्रॉपर्टी यूज करते हैं, ए का ट्रांसपोज दिया हुआ, ए का इनवर्स दिया हुआ और एक डिटर्मिनेंट। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, डिटर्मिनेंट को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, ए ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट, ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट। ए ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट कितना होता है, ए डिटर्मिनेंट के बराबर होता है, ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट होता है 1/8। अब ये दोनों सियोरली कट जाएगा क्योंकि आपको पता है कि इसका वैल्यू जो है वो नॉन जीरो है, तो ये कट कुट के 1 हो गया। तो आप देख सकते हैं डियर स्टूडेंट, कैलकाटा इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए, 3/4 फैक्टोरियल, 4/5 फैक्टोरियल, 5/6 फैक्टोरियल, इस टाइप का जब भी सम्स दे देता है, आपको याद रखना है कि इस टाइप का सम्स आप कैलकुलेट नहीं कर सकते, तो आपको टेलीस्कोपिक का कंसेप्ट को यूज करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लोग यूज करेंगे टेलीस्कोपिक। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप 3/4 फैक्टोरियल ये पहला टर्म है, तो इसको मैं कुछ ऐसा लिखने वाला हूँ, 4 - 3 दैट इज 1। 4 - 3 नहीं, मैं लिखने वाला हूँ 4 - 1, तो मुझे 3 चाहिए ना, 4 - 1 कर देते, और ये 4 का फैक्टोरियल, तो 4/4 फैक्टोरियल इज नथिंग बट 1/3 फैक्टोरियल, क्योंकि वो 4 से कट जाएगा, तो ये बचेगा आपका 1/3 फैक्टोरियल, और ये 1/4 फैक्टोरियल हो गया। इसका मतलब आपके पास है न्यूमरेटर में 3 और डिनोमिनेटर में 4। ध्यान से देखना, फ्रैक्शन में न्यूमरेटर में 3 है और डिनोमिनेटर में नंबर 4 है, तो ये डिफरेंस के फॉर्म में कैसा आ रहा है, 1/न्यूमरेटर का फैक्टोरियल -1/डिनोमिनेटर का फैक्टोरियल, ठीक है ना। तो चलो, अब सिमिलर वे में अगर आपके पास ये वाला फ्रैक्शंस लेते हैं आप, 4/5 का फैक्टोरियल, तो ये कैसा बनेगा, 1/4 का फैक्टोरियल आ जाएगा 1/5 का फैक्टोरियल, ठीक है ना। नेक्स्ट है आपके पास 5/6 का फैक्टोरियल, तो आप इसको क्या लिखेंगे, 1/5 का फैक्टोरियल -1/6 का फैक्टोरियल लिख देंगे इन दिस वे। अच्छा, यहाँ पर 3 से स्टार्ट हो रहा था, यहाँ पर 50 तक जाना है, 50th टर्म तक लेना है, ठीक है ना। तो लास्ट टर्म कितना हो जाएगा, 3 4 5 ऐसे करके आपको 50th टर्म लेना है, मतलब ये नंबर ऑफ टर्म जो है वो 50 होना चाहिए, ठीक है ना। नंबर ऑफ टर्म, तो आपको पता करना है कि इसका 50th टर्म का वैल्यू क्या आएगा, तो आप जनरली एपी को यूज कर सकते हैं, टी 50th लिख सकते हैं, फर्स्ट टर्म प्लस 50 - 1 दैट इज 49 इंटू कॉमन डिफरेंस 1, तो ये 52 हो जाएगा। तो इसका न्यूमरेटर में जब 52 आएगा तो डिनोमिनेटर में कितना आ जाएगा, 53, एक का डिफरेंस है ना, तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा 53, और इसको जब आप लिखेंगे तो ये होगा 1/52 का फैक्टोरियल न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर, ठीक है ना। अब इसको काटते हैं, तो इसको देखो आप ऐसे डायगोनली ये सब कट जाएंगे, तो आपके पास ये बचा 1/3 का फैक्टोरियल और -1/, तो ऐड करने से आपके पास आएगा 1/3 का फैक्टोरियल -1/53 का फैक्टोरियल। अगर आप क्वेश्चंस को देखेंगे तो ये वाला 50 तम तक का एडिशन 1/3 फैक्टोरियल और ये k+3 का फैक्टोरियल के बराबर होगा, तो ये वाला वैल्यू जो है ये k+3 के बराबर है, तो k का वैल्यू 50 होना जरूरी है ना। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चंस k शुड बी हियर 50, k 50 आ गया।
अब ये क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, नेक्स्ट पार्ट की 1 + 2x1 3x1, ये पूरा एक्सप्रेशन जो है इसका कोएफिशिएंट का सम निकालना है। तो ये तो बहुत इजी है। कोएफिशिएंट का सम आप सभी वेरिएबल को 1 डाल देंगे, सभी वेरिएबल को 1 डालेंगे तो आपके पास 1 + 2 ऐसे करके 100 तक आ जाएगा, और इसके पावर में आपको दे दिया है 50। तो आपको सारे बच्चों को पता है कि अगर 1 से लेके 100 तक ऐड करते हैं तो 5050 आता है, 5050 और इसका पावर 50। तो आप देख लीजिए कौन सा आंसर मैच कर रहा है। ओके, डेल इज द करेक्ट ऑप्शन। मूव करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। कोएफिशिएंट ऑफ x पावर 10 इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस। इस एक्सपेंशन को अगर हम लोग करते हैं तो x पावर 10 का कोएफिशिएंट आपको पता करना है। कोएफिशिएंट ऑफ x पावर 10, ठीक है ना। तो किसका कोएफिशिएंट चाहिए आपको, x पावर 10 का चाहिए, और ये एक्सप्रेशन में आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो आप फटाफट लिख लो, 1 प्लस एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं तो ये 1 - एक्स हो जाएगा, और ये पूरा का पावर 8, ठीक है ना। तो अब इसको लिखते हैं 8c0। फर्स्ट टर्म 1 ही है, सेकेंड टर्म का पावर 0 कुछ नहीं आएगा। देन 8c1, एक्स का स्क्वायर 1 - एक्स का पावर 1। देन 8c2, तो ये हो जाएगा एक्स का पावर 4 1 - एक्स का पावर 2। देन कितना लिख सकते हैं हम लोग, 8c3, तो एक्स का पावर 6 1 - एक्स का पावर 3। फिर आएगा 8c4, तो आप लिखेंगे एक्स का पावर 2 टू दावर एक्स स्क्वायर इंटू 4, दैट इज 8 1 - एक्स का पावर 4। फिर आ जाता है 8c5, और x का पावर हो जाएगा 5 इंटू 2 10 1 - एक्स का पावर 5। अब इसके बाद सारा पावर x टू द पावर 10 से ज़्यादा है, तो उसको आपको लेना नहीं है, क्योंकि वो x टू द पावर 10 से ज़्यादा हो जाएगा तो आप उसका कोफिशिएंट को ले नहीं पाएंगे। यहाँ पर x टू द पावर 10 आएगा नहीं, इसमें भी नहीं आएगा, और इस टर्म से भी नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर एक्स स्क्वायर और यहाँ पर x पावर 4, तो मैक्सिमम x पावर 6 ही आएगा। यहाँ पर 3 और यहाँ का 6 9, मैक्सिमम 9 आ रहा है। तो आपके पास सिर्फ ये दो ही टर्म बचा है जहां से आपको x पावर 10 को कैलकुलेट करना है। तो 8c4, यहाँ से आपको 8 अवेलेबल हो गया, यहाँ से 2 ले लो आप, और 2 का जो है साइन क्या आ जाएगा, 4c0 पॉजिटिव -4c1 नेगेटिव, देन 4c2 पॉजिटिव, 4c2 पॉजिटिव साइन के साथ आ गया। यहाँ पर आप पहला टर्म ही लोगे आ जाएगा, तो 8c5, और x पावर 10 का कोफिशिएंट यही आ जाएगा। नाउ ये सिंप्लीफिकेशन आप करेंगे तो आगरा विल बी द करेक्ट ऑप्शन, 476। यहाँ पर बोला है द थर्ड टर्म इन द एक्सपेंशन, ध्यान से देखना, इस एक्सपेंशन का थर्ड टर्म ये है, और ये एक्सपेंशन है आपके पास, ठीक है ना। तो इस एक्सपेंशन का थर्ड टर्म आपको लिखना है, आपको लिखना है t3। तो t3 को आप कैसे लिखते हैं, t2 + 1, तो यहाँ पर r का वैल्यू 2 हो गया, तो आपके पास क्या आ जाएगा, 5c2, फर्स्ट टर्म का पावर 5 - 2 3, और क्या आ जाएगा सेकेंड टर्म, दैट इज x टू द पावर log ऑफ x बेस 10, ये पूरा का पावर 2, ठीक है ना। जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर x का कोफिशिएंट 10 आएगा, सॉरी यहाँ पर विद द थर्ड टर्म, ये 10 टू द पावर 6 के बराबर है, तो x का वैल्यू क्या हो, ठीक है ना। तो ये वैल्यू किसके बराबर है, टोटल 10 टू द पावर 6 के बराबर है। ओके, चलो ठीक है। 5c2 का वैल्यू सारे बच्चे जानते हैं 10 होता है, तो आप लिखेंगे x का पावर 3, और ये कुछ ऐसा दिखेगा, x इंटू 2 टाइम्स ऑफ लॉग x बेस 10, क्लियर है। और ये 6 को 10 पावर 6 को अगर आप 10 से डिवाइड करेंगे तो 10 पावर 5, क्लियर हो रहा है। देखो अब हम नेक्स्ट क्या करने वाले कि पावर को ऐड कर देते, 3 + 2 टाइम्स ऑफ लॉग x बेस 10, और ये बनेगा 10 का पावर 5। अब मैं दोनों तरफ लॉग ले लूंगा, तो मैं दोनों तरफ लॉग बेस 10 लेने वाला हूँ, तो ये आएगा 3 2 लॉग x बेस 10, और यहाँ से लॉग x बेस 10, ये हो जाएगा 5 के बराबर, ये हो जाएगा 5 के बराबर, ठीक है ना। तो यहाँ से आपको x को कैलकुलेट करना है, क्या करना है, x को कैलकुलेट करना है। आप चाहो तो यहाँ से वैल्यू डाल के भी चेक कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। तो मैं एक काम करता हूँ कि इसको जो है थोड़ी देर के लिए एक अलग सा कोई वेरिएबल मान लेता हूँ y। तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, 3 + 2y
इंटू वाई इजिकल टू 5 के बराबर है, इजिकल टू 5 के बराबर है। तो आप यहाँ से लिख सकते हो 2y² प्लस 3y माइनस 5 जो है ये 0 के बराबर है, क्वाड्रेटिक बन गया। अब यहाँ पर 2 इंटू 5 10, तो यहाँ से आप लिख सकते हो 2y² प्लस 5y माइनस 2y माइनस 5 इक्वल टू 0। ठीक है ना। उसके बाद मैं यहाँ सॉल्व कर देता हूँ। तो अब मैं यहाँ पर लिखूंगा क्या कॉमन ले सकते हैं y, तो 2y प्लस 5 बचेगा, और यहाँ से आप -1 कॉमन ले लो, 2y प्लस 5। तो ये हो गया आपका पास ये, और ये कितने के बराबर है, 0 के बराबर। तो 2y प्लस 5, और यहाँ से बच रहा आपके पास y माइनस 1, ये 0 के बराबर है। ठीक है ना। तो यहाँ से आपका y का एक वैल्यू आ जाएगा -5/2, और y का एक वैल्यू आ जाएगा 1। y आपने किसको एज्यूम किया था, log x बेस 10 को। ठीक है ना। तो log x बेस 10, अगर ये 1 के बराबर है तो ये देगा x इक्वल टू 10, और अगर log x बेस 10 ये -5/2 के बराबर है तो x देगा आपको 10 का पावर -5/2। आंसर चेक कर लेते हैं। -5/2, यहाँ पर 2/5 है, नेगेटिव नहीं चलेगा। एक 10 आंसर भी है। ओके ओके, कुछ अच्छे से देख लेते हो, 10 आ गया। 5/2 है, यहाँ पर -2/5। ओके, तो अपना 10 कैलकाटा इज द करेक्ट ऑप्शन। आई होप आपको क्लियर समझ में आता होगा। ये थोड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ठीक है ना। आपको इसका कोफिशिएंट चाहिए, x पावर n इंटू वाई पावर n। इसका आपको कोफिशिएंट कैलकुलेट करना है इस एक्सप्रेशन में से, 1 प्लस एक्स 1 माइनस वाई और x प्लस वाई होल पावर n। ठीक है ना। तो चलो नेक्स्ट, 1 प्लस एक्स 1 प्लस वाई और x प्लस वाई होल पावर n है, तो आप सबको पावर डिस्ट्रीब्यूट कर देते हो। और सॉरी, ये वाला जो टर्म है 1 प्लस एक्स होल पावर n, उसको आप क्या लिख सकते हो, सिग्मा। ये होता है एन सी आर एक्स पावर आर, आर इज इक्वल टू 0 से n तक। सिमिलरली अगर आप r के जगह x के जगह y लेते हो तो यहाँ पर चेंज हो जाएगा। आप लिख सकते हो एन सी आर, उसको आप लिख दो j। ठीक है ना। तो ये हो जाएगा y का पावर j, और j कहाँ से कहाँ तक जाएगा, 0 से n तक। आई होप आप लोगों को क्लियर हो रहा है। ये x प्लस वाई होल पावर n है, तो इसको आप लिख सकते हो एन सी, मैंने आर जे यूज कर लिया, के यूज कर लेता हूँ, एक्स पावर n माइनस के एंड देन वाई पावर के, और के जो है यहाँ पर 0 से n तक जाएगा। तो ये सारा जो एक्सप्रेशन है, इसको अगर आप एक्सपेंड करते हो तो ये सिग्मा नोटेशन में हम लोग ऐसा लिख पाते हैं। ठीक है ना। अब ध्यान दीजिए, आपको एक्स पावर n वाई पावर n चाहिए, तो मैं सिर्फ इनका ये जो जनरल टर्म है, ये जनरल टर्म को उठा लेता हूँ, और इनको लिखता हूँ एन सी आर एक्स पावर आर मल्टीप्लाई एन सी जे वाई का पावर जे इंटू एन सी के एक्स का पावर n माइनस के वाई का पावर के। तो मुझे यहाँ पर दिखना है कि अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो एक्स और वाई का पावर किस फॉर्मेट में आ रहा है। तो ये एन सी आर एक्स का पावर कुछ बनेगा आर, और यहाँ से बन जाएगा n माइनस के, ये वाला। फिर y वैल्यू जो है यहाँ से j लेगा पावर, और यहाँ से k लेता है। अब इसी को आपको दिखाना है कि ये कुछ, अच्छा यहाँ पर ये एनसीआर वगैरह मुझे नहीं चाहिए। ठीक है ठीक है ठीक है, अभी इधर लिख देते हैं, बाद में इसको चेंज करते हैं। अभी ये तीनों जो कोफिशिएंट है ना, इसको यहाँ पर आप बैठा देते हो, 1 2 3। क्लियर है। अभी मैं लिख दूंगा बाद में, उतना टेंशन नहीं लेना है। अच्छा, अभी आपको क्या चाहिए कि ये जो दोनों वेरिएबल है, इसका पावर आपको n लाना है। मतलब आप कुछ ऐसा खेलना चाह रहे हैं कि r प्लस n माइनस के ये n हो जाए, तो आप बोलोगे एन एन कटा, तो आर और के इक्वल हो जाए। चलो हो गया। दूसरा आप क्या करना चाह रहे हो कि जे प्लस के ये भी एन हो जाए। ठीक है। और आपने के का वैल्यू ऑलरेडी आर निकाल लिया है, तो जे प्लस आर
ये n के बराबर हो जाए तो j इज इक्वल टू n माइनस आर हो जाए। चलो हो गया। तो मैं सारा वैल्यू को इन टर्म्स ऑफ आर में लेके जा रहा हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपके पास है एन सी आर, उसके बाद था एन सी जे, जे का वैल्यू ऑलरेडी आपने निकाल लिया एन माइनस आर। फिर है एन सी के का वैल्यू आर है आपके पास। और यहाँ पर आपके पास आ रहा है एक्स का पावर एन वाई के पावर एन। सारे बच्चे जानते हैं बाइनोमियल कोएफिशिएंट का एक प्रॉपर्टी है कि ये आपका एन सी आर ही है। तो ये बना एन सी आर 3 बार, तो एन सी आर का पावर 3, एक्स पावर एन वाई पावर एन। ये जो आर है ये कहाँ से कहाँ तक रन कर सकता है, 0 से n तक। तो therefore required answer NCR are running from 0 to n। और ये कोफिशिएंट आ गया आपका रिक्वायर्ड कोफिशिएंट RC। तो NCR का पावर 3 होल पावर 3, NCR होल पावर 3। बच्चों दिल्ली इज द करेक्ट ऑप्शन। आई होप आप इजी है, आप समझ पा रहे हो, मजा आता होगा आपको तो समझ सकते हो। चलिए लास्ट सम है, इसको सॉल्व कर लेते हो। x be the सेवेंथ टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग। x क्या है, सेवेंथ टर्म है। और y जो है वो भी सेवेंथ टर्म है लेकिन फ्रॉम द एंड। कौन से एक्सप्रेशन का, इस एक्सप्रेशन का। ये बाइनोमियल जो है, इस बाइनोमियल का आपको सेवेंथ टर्म निकालना है फ्रॉम द बिगिनिंग एज वेल एज फ्रॉम द एंड। तो x का मतलब होगा फ्रॉम द बिगिनिंग। तो x जो है वो फ्रॉम द बिगिनिंग है, तो आप लिखेंगे NC7। ओ सेवन, सेवेंथ टर्म। तो कोफिशिएंट जो है उसका सफिक्स 6 आएगा, क्योंकि जीरो पे जब जीरो आता है NC0 उसको हम लोग फर्स्ट टर्म बोलते हैं, 6 आएगा तो सेवेंथ बोल देंगे हम। तो NC6 फर्स्ट टर्म, इसका पावर हो जाएगा n-6। और सेकेंड टर्म जो है 4 पावर -1/3, इसका पावर 6 हो जाएगा। ठीक है, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। NC6 3 का पावर n-6/3 और 4 का पावर माइनस में 2। कैलकुलेट करते हो फ्रेंड्स y को। तो y को कैलकुलेट करना है फ्रॉम द एंड। तो मैं क्या करता हूँ, इस बाइनोमियल जो एक्सप्रेशन है इसको उल्टा करके लिख देता हूँ, इसका ऑर्डर को चेंज कर देता हूँ। तो इसको मैं क्या लिखूंगा यहाँ पर कि ये मेरा हो जाएगा फर्स्ट टर्म और ये हो जाएगा पहला सेकंड टर्म। तो पहला और सेकंड में इंटरचेंज कर दिया पोजीशन। करने के बाद अब मैं इसी का ही बिगिनिंग से सेवेंथ टर्म निकाल लूंगा, जो ओरिजिनल सीरीज का लास्ट की तरफ से सेवेंथ टर्म हो जाएगा। आई थिंक आपको समझ में आ गया। NC6 पहला टर्म, उसका पावर n-6, दूसरा टर्म उसका पावर 6। तो ये कुछ बनेगा NC6 और 4 में पावर क्या आ जाएगा n-6/3 विथ नेगेटिव साइन, विथ नेगेटिव साइन इंटू 3 का पावर 2। क्लियर बच्चों, क्लियर है। अब ये एक्स और वाई में रिलेशन दिया हुआ, क्या रिलेशन है, y इज इक्वल टू NC4 सॉरी NC6 4 का पावर -n-6/3, 3 का पावर 2। ये पूरा वैल्यू ये है 12 टाइम्स ऑफ, अच्छा 12 को 12 नहीं लिखे, 3 और 4 के टर्म पे लिख दो क्योंकि यहाँ 3 4 ही प्रेजेंट है। तो 3 इंटू 4 12 हो जाएगा, 12 टाइम्स ऑफ x NC6। और क्या आएगा फ्रेंड, 3 का पावर n-6/3 और 4 का पावर में -2 आ जाएगा। चलो ठीक। अब यहाँ से हम लोग को n को कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले NC6 को काट दो। 4 का पावर में आ रहा है आपके पास n-6/3 और यहाँ पर 3 का पावर 2। यहाँ पर देखो ये है 3 का पावर और यहाँ पर 3 का पावर 1, तो आप लिख सकते हो 3 का पावर n-6 -6 + 3/3। और यहाँ पर 4 का पावर -2, यहाँ पर 4 का पावर 1, तो ये बनेगा 4 का पावर -1 हो जाएगा। ठीक है ना। तो अब मैं क्या करता हूँ कि n को कैलकुलेट करने के लिए मैं 3 का पावर दोनों तरफ से सेम कर देता हूँ। तो ये 2 इज इक्वल टू n-3/3। तो 3 इंटू 2 6, 6 + 3 9,
तो बच्चों n का वैल्यू 9 आने वाला। यस, कैलकाटा इज द करेक्ट ऑप्शन। तो कैसा लगा बच्चों पेन किलर सीरीज का ये चौथा पार्ट 4? आई होप आप लोग इंजॉय जरूर कर रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जुड़िए, फ्रेंड्स लोग को बताइए, जो आप अपना क्वेरीज को सेंड कर सकते हैं, ठीक है ना। और इसके बाद हम लोग नेक्स्ट मिलते हैं और भी 10 अच्छा सा सम्स लेके। और ये सारे सम्स आपको जेई मेंस जो है 2027 में जनवरी में जो होने वाला, आप देखेंगे बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से आपको कॉमन मिल जाएंगे, इसी टाइप का आ जाएगा। आप इसको ये सबको अच्छे से प्रैक्टिस करें और अपना रैंक को और भी अच्छा बनाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, हैव अ नाइस डे।